चिल्ड्रन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमने पहले किया था उसमें हमने काफ़ी कुछ इसके बारे में जाना था, और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अलग अलग जगहों पे समिट्स की गई, यानी कि आयोजन किए गए, जहाँ पर मीटिंग्स की गई। तो पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पर रियो डी जेनेरियो के बारे में, जहाँ पर अर्थ समिट हुई थी 1992 में। In June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit. The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. तो 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है, कैपिटल है वहाँ की, वहाँ पर एक मीटिंग हुई जो अर्थ समिट के नाम से जानी जाती है। दैट वाज द फर्स्ट अर्थ समिट। या याद रखना आपको, फर्स्ट अर्थ समिट कब हुई थी? 1992 में। कहाँ हुई थी? ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो। तो इसके अंदर जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसके बारे में बात की गई, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर जो बदलाव आते जा रहे हैं इतने तेज़ी से, यानी कि सडन चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड ऑल। तो इसके ऊपर काफ़ी विचार विमर्श किया गया और अंत में डिसाइड किया गया, एक ट्रीटी साइन की गई जिसमें सब देशों ने, लगभग 100 से ज़्यादा देश इसमें जुड़े थे। उन्होंने एजेंडा 21 के नाम से एक फॉरेस्ट प्रिंसिपल, जो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल था, उसको पास किया, और उसके मुताबिक वो सब देश जो हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करेंगे। यानी कि जो हमने कल पढ़ा था, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, यानी कि जो चीज़ें हम आज यूज़ कर रहे हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बच पाएँ, इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अगर हम उन चीज़ों का इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे कि आने वाली जनरेशन्स के लिए वो ना बचे, तो फिर तो हमारी डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। अब एजेंडा 21 क्या है वो देखते हैं। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस on environment and development, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs, and shared responsibilities. One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. अब 1992 में जो ये लोकल मीटिंग हुई थी वहाँ पर रियो में, उसी के अंदर एक एजेंडा 21 जो साइन किया लोगों ने, जो सब लोगों ने उसको माना, तो वो क्या था? वो यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के लिए रियो में 1992 के अंदर, उसी के अंदर एक एजेंडा भी पास किया गया जिसके मुताबिक कि ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी जो है उसको मेंटेन किया जाएगा, यानी कि पूरे वैश्विक लेवल पे जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उनका निदान करने की कोशिश की जाएगी, उनसे हमें किस प्रकार से लड़ना है उसका जो एक पूरा प्लान तैयार किया जाएगा। दैट विल बी ऑन इंटरनेशनल लेवल, यानी कि एक पर्टिकुलर देश नहीं, हर एक देश अपनी अपनी जगह पर कोशिश करेगा। तो हर एक व्यक्ति जो है, हर एक देश जो है वो अपनी अपनी जगह पर सिर्फ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ही नहीं, उस देश की गरीबी, पॉवर्टी जिसको हम बोलते हैं, डिजीज़, इन सब चीज़ों से वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल कॉपरेशन से वो लड़ेंगे। यानी कि पूरा विश्व जो है एक फैमिली की तरह काम करेगा और इन सब चीज़ों से लड़ेगा। और लोकल गवर्नमेंट जो है वो अपना खुद का एजेंडा बना सकती है कि कैसे वो इन चीज़ों को सुधार कर सकती है। रिसोर्स प्लानिंग के बारे में देखेंगे अभी। प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. इट हैज़ इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया which has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital shortages. For example, the states of Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposits. Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lack in infrastructure development. The state of Rajasthan is very well endowed with solar and wind energy but lacks in water resources. The cold deserts of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has very rich cultural heritage but deficient in water and infrastructure and in some vital minerals also. This calls for balanced resource planning at the national, state and regional and local level. तो यहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग की बात की गई है। रिसोर्स प्लानिंग क्या है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, आप उसको इस प्रकार से प्लान करके
उसको बांटो पूरे देश के अंदर, कि आपके देश के अंदर जो डेवलपमेंट में जो पिछड़े हुए इलाके हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सकें। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स ज़्यादा हैं और दूसरी जगह पर वो पर्टिकुलर मिनरल्स जो हैं वो कम हैं। किसी जगह पर किसी चीज़ की भरमार है तो किसी जगह पर किसी चीज़ की कमी है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसी जगह हैं, वहाँ पर मिनरल्स बहुत हैं, कोल बहुत है, कोयला बहुत मिलता है वहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा पानी है, वाटर इज़ इन अबंडेंट, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं है। राजस्थान के अंदर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी बहुत है, लेकिन पानी नहीं है। जो लद्दाख है, जो कि सबसे ठंडी जगह है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, कल्चरल हेरिटेज के तौर पे बहुत ही रिच है, लेकिन वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वाइटल मिनरल्स नहीं है, पानी की डेफिशिएंसी है। तो सरकार जो है, भले वो स्टेट लेवल पे हो, सेंट्रल लेवल पे हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, या लोकल लेवल पे हो, वो सब इन रिसोर्सेज को इस प्रकार से डिवाइड करे कि हर एक जगह पर डेवलपमेंट जो है वो इक्वल तरीके से हो। नाउ नेक्स्ट इज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। रिसोर्स प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। सबसे पहले हमें सर्वे किया जाए, पता लगाया जाए कि किस जगह पर कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और कितने अवेलेबल हैं। इस चीज़ को कैसे हम पता लगाएंगे? बाय सर्वेइंग, सर्वे किया जाए इन सब चीज़ों का। दूसरा, evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. अब रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, प्रॉपर स्किल की ज़रूरत है और प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल सेटअप की भी ज़रूरत है, कि हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाने चाहिए जहाँ पर हम इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें, लागू कर सकें। सिर्फ सर्वे करने से बात नहीं बनेगी। सर्वे कर लिया, आपको पता लग गया कि यहाँ पर इतनी चीज़ है, तो फिर आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, स्किल का उपयोग करके इस चीज़ को प्लान करने के बाद हर जगह पर उसको इक्वली डिवाइड भी करना है। तीसरा है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। हम पहले तो सर्वे करके पता लगाएंगे उन चीज़ों का, फिर टेक्नोलॉजिकली और इंस्टीट्यूशनल सेटअप के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर मैच करेंगे डेवलपमेंटल प्लान्स जो है नेशनल लेवल पे, उसको हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान से, कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं और हमारा नेशनल डेवलपमेंट प्लान क्या है, तो उसके हिसाब से इन दोनों को मैच करने की कोशिश करेंगे। अगर ये मिसमैच होंगे तो डेवलपमेंट कहीं भी हमारे नज़दीक नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपके पास कम साधन है तो आप ज़्यादा डेवलपमेंट उससे नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके ज़्यादा साधन हैं और उसको आप प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं, प्लान नहीं करते, तो भी आपका डेवलपमेंट आपके पास नहीं आएगा। यू कांट डेवलप योरसेल्फ। तो इन दोनों के बीच में एक तालमेल होना बहुत ही ज़रूरी है। इंडिया हैज़ मेड concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence। तो भारत ने शुरू के 5 साल, जो पहले फर्स्ट 5-year प्लान बनाया गया था, जिसको हम पंचवर्षीय योजना बोलते हैं, तब से इस दिशा में कदम उठाने शुरू किए और काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी भारत ने उस समय से की है। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development. There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions. On the contrary, there are some regions which have a poor resources base, but they are economically developed. अब अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, कि किस जगह पर कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो चीज़ तो मायने रखती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी, इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगी, तो डेवलपमेंट के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट उत्पन्न हो सकती है। तो सिर्फ अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की होने से सब कुछ नहीं होगा। अगर अवेलेबिलिटी है चीज़ों की, रिसोर्सेज की, तो उसको यूज़ करने के लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी वो बैकवर्ड इलाके हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders. It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes.
India has experienced all this in different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experiences of the people. अब कॉलोनाइजेशन से इसको जोड़कर देखा गया है। कॉलोनाइजेशन क्या होता है? कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है कि जब छोटे देशों के ऊपर बड़े देशों ने कब्जा किया था, जैसे भारत के ऊपर भी इंग्लैंड ने कब्जा कर रखा था। हम यहाँ पर छोटे देश नहीं कहेंगे, मैं अपना वर्ड चेंज करना चाहूँगा, छोटे देश नहीं कहूँगा मैं कहूँगा कि ऐसे देश जो कि टेक्नोलॉजी जिनके पास नहीं थी लेकिन उनके पास रिसोर्सेज बहुत थे, तो ज़्यादा रिसोर्सेज थे वहाँ पर इन देशों ने, जो कि फॉरवर्ड देश थे, जो कि डेवलप्ड देश थे, उन्होंने वहाँ के रिसोर्सेज को पहचाना और वहाँ पे अपना कब्ज़ा किया। इसी को कॉलोनाइजेशन कहा जाता है और कॉलोनी बना लिया उसको अपनी। अब भारत जैसे देश को अंग्रेज़ों ने 200 साल तक रूल किया भारत के ऊपर, तो इसका रीज़न क्या है कि भारत के पास रिसोर्सेज बहुत थे और अंग्रेज़ों के पास टेक्नोलॉजी थी। तो सिर्फ रिसोर्सेज अगर अकेले रहें तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ती है। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, तभी देश जो है आगे बढ़ सकता है। तो अगर हम बात करें 1800s की या 1900 की, तो उस समय काफ़ी जो देश थे जो कि रिसोर्सेज के मामले में काफ़ी साउंड थे, उनके ऊपर दूसरे देशों ने कब्जा किया और अपनी टेक्नोलॉजी के बल पे उन्होंने वहाँ से रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने आप को समृद्ध बनाया है। तो भारत भी उन्हीं में से एक देश था जिसके ऊपर अंग्रेज़ों ने कई साल राज करके अपने खजाने भरे हैं। Next we'll see about conservation of resources. Resources are vital for any developmental activity, but irrational consumption and overutilization. अब रिसोर्सेज हैं बहुत ही ज़रूरी हैं किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इनको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे, तो रिसोर्सेज जो हैं वो प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स? सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब इन चीज़ों से उभरने के लिए हमें रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, यानी कि रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना है, बचाना है अलग अलग लेवल्स के ऊपर। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट, और यही ज़्यादातर जो हमारे पुराने समय के जो लीडर्स थे, थिंकर्स थे, उनका मेन मुद्दा होता था। एग्जाम्पल के तौर पे गांधी जी जो थे, वो इस दिशा में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे, महात्मा गांधी, और उन्होंने रिसोर्सेज के बारे में, उनको कंजर्व करने के बारे में लिखा है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एवरीबडीज़ ग्रीड। कि दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ग्रीड, लालच को पूरा करने के लिए कुछ नहीं। यानी कि अगर हम अपनी ज़रूरतों की बात करें तो देयर इज़ इनफ, इस दुनिया के अंदर इनफ चीज़ें हैं हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, लेकिन अगर हम लालच की बात करें तो हमारे लालच से हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. He was against mass production and wanted to replace it with the production of by the masses. गांधी जी जो थे वो सेल्फिश नेचर जो हमारा है उसके विरोध में थे कि हमारा जो नेचर है वो सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ अपने बारे में सोचकर एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए रिसोर्सेज को। और उन्होंने टेक्नोलॉजी को एक मेन जिम्मेदार जो माना, वो टेक्नोलॉजी को माना कि टेक्नोलॉजी जो है वो रिसोर्सेज के डिप्लीट होने का कारण बन रही है। अब इसमें कहीं ना कहीं वो सही भी कहते थे, बिकॉज ऑल्दो हम जानते हैं कि आज जो हम जिस जगह पर खड़े हैं, जो डेवलपमेंट की राह पर हम खड़े हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन इससे रिसोर्सेज का जितना नुकसान हो रहा है वो देखने वाली बात है। उनका मानना था कि मास प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, जबकि प्रोडक्शन बाय मासेस, यानी कि मास प्रोडक्शन का मतलब एक मशीन बहुत सारी चीज़ें बना रही है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग कम चीज़ें बना रहे हैं तो वो बेटर रहेगा, बिकॉज उससे लोगों को काम भी मिलेगा और चीज़ों का जो यूटिलाइजेशन है प्रॉपर होगा। At the international level, the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. Subsequently, in 1974, Gandhian philosophy was once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful. The seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report in 1987. The report introduced the concept of sustainable development and
advocated it as a means for resource conservation, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future. Another significant contribution was made at the Earth Summit in 1992 in Brazil. तो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्लब ऑफ रोम नामक जो जगह थी, रोम का एक क्लब था, द क्लब ऑफ रोम जिसको कहा जाता है, वहाँ पर सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से 1968 में इस चीज़ की वकालत की गई कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें रिसोर्सेज को बचाने के लिए कोई ना कोई मुहिम चलानी चाहिए। और 1974 में एक किताब लिखी गई थी शुमाकर के द्वारा जिसका नाम था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। उसके अंदर गांधी जी के द्वारा कही गई बातों को सही ठहराया गया था, उसको लिखा गया था। और इंटरनेशनल लेवल पर किस प्रकार से जो रिसोर्सेज हैं उनका नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनका ओवर यूज़ किया जा रहा है और उनका कंजर्वेशन कितना ज़रूरी है, इस चीज़ के ऊपर भी ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट के अंदर प्रकाश डाला गया था, जो कि 1987 में रिपोर्ट पेश की गई थी। और इस रिपोर्ट के अंदर जो कंसेप्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसकी वकालत की गई थी, यानी कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसको मानना चाहिए, इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और इसी चीज़ को एक आने वाली बुक जिसका नाम था कॉमन फ्यूचर, उसमें भी पब्लिश किया गया था। और इसी तरह के स्टेप्स यानी कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए जो अलग अलग स्टेप्स उठाए गए थे, ये कुछ इसके पार्ट थे किताबों के अंदर लिखकर। और इवन 1992 के अंदर जो रियो डी जेनेरियो में जो मीटिंग हुई थी, जो एक कॉमन समिट हुई थी, उसके अंदर भी इसी चीज़ को बढ़ावा दिया गया था।